गंगा यमुना सरस्वती से सिंचित जो गत क्लेश है, सजला सफला सस्य श्यामला जिसकी धरा विशेष है। ज्ञान रश्मि जिसने बिखेर कर किया विश्व कल्याण है, सतत सत्य रत धर्म प्राण वह अपना भारत देश है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब व्यापार करने के लिए आई थी, तब लोगों को यह कल्पना भी नहीं रही होगी कि यह कंपनी एक दिन पूरा भारतवर्ष को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लेगी। धीरे धीरे समय के साथ राजनैतिक, कूटनीतिक और युद्धों के सहारे इसने पूरे भारत पर ही कब्जा कर लिया। हालांकि इसका अलग अलग राजाओं, रियासतों और जमींदारों के द्वारा अलग अलग प्रतिकार किया जाता रहा, लेकिन भारत के राजाओं, रियासतों और जमींदारों में आपसी एकता न होने के कारण सम्मिलित रूप से कंपनी की सेना का विरोध नहीं किया गया, जिससे धीरे धीरे कंपनी की सेना की जीत हो जाती और भारतीय राजाओं की सेना की हार हो जाती। वह क्षेत्र कंपनी के अधीन हो जाता था। सन 1857 ईस्वी में भारत के आजादी के दीवानों के द्वारा पहला सम्मिलित प्रयास किया गया। लॉर्ड कैनिंग के काल में 1857 ईस्वी में सैनिकों के प्रयोग के लिए पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्रेन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया गया, जिसमें कारतूसों को लगाने से पूर्व दांतों से खींचना पड़ता था। सैनिकों में यह अफवाह फैल गई कि कारतूसों में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी है। इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के सैनिक भड़क उठे, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत हुई। विद्रोह का प्रारंभ बैरकपुर से शुरू हुआ। यहां चर्बी वाले कारतूस का विरोध करते हुए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट ह्यूस्टन को गोली मार दी एवं लेफ्टिनेंट बाग की भी हत्या कर दी। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना के 99 सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इनमें से 85 सैनिकों को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। इसके विरोध में 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर अपने साथियों को छुड़ा लिया और दिल्ली की ओर कूच किया। 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर विद्रोहियों ने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को अपना नेता स्वीकार किया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ में इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, झांसी तथा ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई को तात्या टोपे का भी साथ मिला, जो कानपुर के पतन के बाद यहाँ पहुंचे थे। बिहार में जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। इस तरह 1857 ईस्वी के विद्रोह का पूरे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। हालांकि इस विद्रोह को अंग्रेजी हुकूमत कुचलने में कामयाबी हासिल कर ली थी। विद्रोही सभी नेता वीर गति को प्राप्त हुए तथा जो बच गए वे देश छोड़कर चले गए। नाना साहब कानपुर में पराजित हुए और नेपाल की ओर कूच कर गए। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कभी वह दिन भी आएगा जब हम अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी
और अपना आसमां होगा। 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता सेनानियों को विफलता मिली, परंतु इसने जनता के मन मस्तिष्क में आजादी का एक बड़ा सपना दिखा दिया। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन, मुंबई एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन जैसे राजनीतिक और सामाजिक संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अफसर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिंग ने कांग्रेस को अपनी शुभकामनाएं दी। उनका विचार था कि श्रेष्ठतम भारतीय जनमत के प्रति सचेत रहने की दृष्टि से सरकार के लिए कांग्रेस एक अच्छा मंच है। मगर जल्द ही कांग्रेस एक क्रांतिकारी संगठन बन गई, जिसने भारतीय जनता को स्वाधीनता की मंजिल तक पहुंचाने का काम किया। सन 1905 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। उसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की नींव पड़ी, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी चीजों को अपनाने की बात की गई। स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में फैल गए। विदेशी माल का बहिष्कार होने लगे। विदेशी माल बेचने वाली दुकानों पर धरने होने लगे। पूरे देश में सभाएं होने लगी और संगठन बनने लगे। सरकार ने दमन का सहारा लिया। सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। स्कूलों की मान्यता छीन गई और सहायता भी बंद हो गई। जुलूस पर लाठीचार्ज होने लगे और तरह तरह के आतंकित करने का उपाय अपनाया जाने लगा। लेकिन यह सारे उपाय नाकाम रहे। इस समय बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए गए और उनके संपादकों को सजाएं दी गई। अनेक नेता जेल में डाल दिए गए। बाल गंगाधर तिलक के पत्र केसरी में प्रकाशित 2 लेखों के कारण 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाकर बर्मा की मांडले जेल में बंद कर दिया गया। उनकी गिरफ्तारी का व्यापक विरोध हुआ। 1912 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल अखबार की स्थापना की। मौलाना मोहम्मद अली ने अंग्रेजी में कॉमरेड और उर्दू में हमदर्द की स्थापना की थी। विख्यात राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित इन पत्रों ने जनता के हितों की पैरवी जारी रखी और जनता में राष्ट्रीय भावना को जगाने का काम किया। सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए। उन्होंने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में नील की खेती कर रहे किसानों के शोषण के खिलाफ सत्याग्रह का शुरुआत किया और इसमें वे सफल भी रहे। सामाजिक सुधार को महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी आंदोलन का एक अभिन्न अंग बना दिया। उनके आंदोलन अहिंसक होते थे। उसमें हिंसा की कोई जगह नहीं होती थी। कानूनों का उल्लंघन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, अदालतों का बहिष्कार, काम रोक देना, शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार, शराब और विदेशी माल बेचने वाली दुकानों पर धरना, कर चुकाने से इनकार एवं आवश्यक उद्योग व्यापारों को बंद कराना, यही महात्मा गांधी के आंदोलन के मुख्य तत्व थे। यह विधियां अहिंसक तो थी, पर कुछ कम क्रांतिकारी नहीं थी। महात्मा गांधी के कारण समाज के सभी वर्गों के लाखों लोग प्रभावित हुए। उनके अंदर वीरता और आत्मविश्वास की भावना जाग गई। लाखों लोग निर्भय होकर सरकार का दमन झेलने लगे, जेल जाने लगे तथा लाठी गोली का सामना करते। सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसे चाहे, जब चाहे, तब तक जेल में
बंद कर सकती थी, वह भी बिना मुकदमा चलाए। इस काला कानून के खिलाफ पूरे देश में आवाज उठी। दो प्रभावशाली नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें एक गुप्त स्थान पर रखा गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल को एक विरोध में सभा हुई। जालियांवाला बाग एक छोटा बाग है जिसके चारों तरफ मकान हैं और एक छोटा निकास का रास्ता है। जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ बाग में दाखिल हुआ और उसने बाग को, जो एकमात्र निकास का द्वार था, उसे घेर लिया। बिना कोई चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। सभा में स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े भी थे। लगभग 1600 राउंड गोलियां चलाई गई। क्योंकि निकासी का एक ही तंग रास्ता था, उसे भी बंद कर दिया गया, इसलिए कोई भी भाग नहीं सका। बाग में गैर सरकारी अंदाजे के अनुसार लगभग 1000 लोग मुर्दा और कोई 2000 लोग घायल होकर बेसहारा पड़े। इस अमानवीय कार्य ने पूरे देश में गुस्से की एक बेमिसाल लहर पैदा की। जनरल डायर की स्पष्टतापूर्ण और जानबूझकर किए गए नरसंहार से भारतीय ही नहीं बल्कि अंग्रेजों तक की रूह कांप उठी। इस नरसंहार के फौरन बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर एक आतंक राज कायम कर दिया, मगर यह आतंक भी आंदोलन को दबा नहीं सकी। इस अमानवीय घटना का जिम्मेदार जनरल डायर को एक क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में लंदन में गोली मारकर इस हत्याकांड का बदला लिया था। कांग्रेस ने 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक असहयोग का नया कार्यक्रम अपनाया। असहयोग आंदोलन को अपार सफलता मिली। अनेक भारतीयों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई, पूरे देश में हड़ताल हुई। हिंदू और मुसलमान एक होकर इस आंदोलन में शामिल हुए। 17 नवंबर 1921 को भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उनका स्वागत आम हड़ताल और प्रदर्शनों द्वारा किया गया। अनेक जगहों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। दमन जारी रहा और अंत में गांधी जी को छोड़कर सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उसी समय माखनलाल चतुर्वेदी ने भी युवाओं को खूब जोश भरा। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भी गिरफ्तारी दी। उन्हें बिलासपुर के जेल में रखा गया। वहीं उन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर। 1940 में महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया, जिसमें हजारों लोग अपनी गिरफ्तारियां दी। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो की नारा दी और 8 अगस्त 42 को कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके मांग की कि भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र की कामयाबी के लिए तत्कालीन आवश्यकता इस बात की है कि भारत में ब्रिटिश शासन फौरन समाप्त हो। इसके बाद अगले दिन कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया और सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी से जनता में गुस्से की लहर दौड़ गई। भारत छोड़ो का नारा पूरे देश में गूंज उठा। सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस और सेना का सहारा लिया। सैकड़ों लोग मारे गए। 5 महीने से कम में 70,000 से अधिक लोग गिरफ्तार कर लिए गए। फरवरी 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए मंत्रिमंडल के सदस्यों का एक शिष्टमंडल कैबिनेट मिशन भारत भेजा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा की उनकी सरकार भारत को स्वाधीनता देने की इच्छुक है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और संविधान सभा के चुनाव हुए। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय नियुक्त किए गए। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि वह अधिक से अधिक जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को उससे पहले ही 15 अगस्त 1947 को ही सत्ता सौंप दी। इस प्रकार
15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हो गया और न जाने कितने लोग बलि पे चढ़ने वाले, कितने लोग फांसी के फंदे को चूमने वाले और कितने लोग आज़ादी के दीवाने जेल जाने वाले, सभी की मनोकामना पूर्ण हुई और भारत देश आज़ाद हो गया। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, कहीं दिवाली के जगमग हैं, कहीं हैं होली के मेले। जहां राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य स्वीकार किया। इसकी प्राप्ति के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का फैसला किया। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाने का भी निश्चय किया गया। 26 जनवरी 1930 को देश में सब जगह सभाओं का आयोजन किया गया और कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराया गया। इन सभाओं में स्वतंत्रता की शपथ ली गई। शपथ में कहा गया था, भारत की ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता को स्वाधीनता से ही नहीं वंचित किया है, बल्कि उसका आधार ही जनता का शोषण और उसे भारत को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बर्बाद किया है। इसीलिए हमारा विश्वास है कि भारत को ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। जिस शासन व्यवस्था ने हमारे देश में उपरोक्त 4 प्रकार की बर्बादी ढाई है, अब आगे उसके अधीन रहना हम मानवता और ईश्वर के प्रति अपराध समझते हैं। परंतु हम समझते हैं कि स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए अहिंसात्मक आंदोलन ही सबसे प्रभावशाली ढंग है। इसीलिए हम स्वयं को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार करेंगे। करों की अदायगी न करना भी इसमें शामिल है। राष्ट्रीय आंदोलन में इस दिन के महत्व के कारण ही 26 जनवरी 1950 में भारतीय गणराज्य की घोषणा की थी। इस तरह स्वाधीनता के पहले 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था और स्वाधीनता के बाद इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। भारत का संविधान भी 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। वैसे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु 26 जनवरी के महत्व को देखते हुए इसी दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था और हम उसी दिन से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में